वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। सो आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के वो एमसीक्यूज करने वाले हैं जो एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। एमसीक्यू नहीं तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके हर साल रिपीट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन को। टाइम लिमिट में आपको देने वाली हूँ ताकि आप स्पीड में करने की कोशिश करें। 30 सेकेंड्स मिलेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट? एफडीआई, एफपीआई, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। और देखो बीओपी छोड़ के नहीं जाना है, 110% बीओपी टॉपिक करके जाना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बीओपी रट लीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया है अभी भी टाइम है, आप लोग बीओपी पूरा कर लीजिए। विद इन 30 सेकेंड्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिलेटरल ट्रांसफर। जिसे एक तरीके से कहीं से गिफ्ट आ रहा है, फॉरेन से आपके लिए गिफ्ट आ रहा है भाई, है ना, ठीक है। तो वो होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, रेमिटेंसेस। देखो एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है वहां पर ये चीजें आती हैं। तो याद रखिएगा, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, गुड्स ऑफ सर्विसेज का यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। लेकिन बाकी जो चीजें होती है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो एफडीआई, एफपीआई, बोरोइंग्स जो होती है वो आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। इसके अंदर दो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी लर्न करिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। अंडर द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज दैट स्टिमुलेट ओवर प्रोडक्शन आर कैटेगराइज्ड अंडर विच बॉक्स? ग्रीन, एम्बर, ब्लू, व्हाइट बॉक्स। ये अभी प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ था। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। डब्ल्यूटीओ पूरा करके जाना है। उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर, उसके एग्रीमेंट्स, एग्रीकल्चर का है, टेक्सटाइल का है, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, ठीक है बेटा। उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, जैसे जनरल काउंसिल का क्या काम है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या काम है आपके, कितनी बार जनरल बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग कितनी होती है, वो सब कुछ करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, बहुत बार। ये आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो बड़ी मीटिंग होती है वो 2 साल में एक बार करी जाती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही था बेटा इसका, ट्रेड डिस्टॉर्टन। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसे कौन सा बॉक्स है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसके अंदर जो है वो बाधा दे रहा है, उसके अंदर जो है वो आपको ऑब्स्टिकल दे रहा है, रोकने की कोशिश, या किसी तरीके की अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट करना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ये एम्बर बॉक्स का काम होता है। देखो बेटा, एम्बर बॉक्स वो बॉक्स होता है जब सरकार जो है अपनी कंट्री में अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है, कहती है कि भाई, जैसे सपोज करिए चाइना है, चाइना खिलौने बनाती है, तो चाइना की सरकार बोलेगी आप खूब सारे खिलौने बनाइए, हम आपको रॉ मटेरियल में 10% सब्सिडीज दे देते हैं। तो बेटा उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो वो और बनाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं चाइना वाले, कि अब बना लिया सस्ते में, हमारी कंट्री में अभी आके वो सस्ता में बेचेंगे इंडिया में आके। लेकिन जो इंडिया में खिलौने बना रहे बेटा, उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, उनका कोई खरीदेगा नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये ट्रेड डिस्टॉर्ट करता है। ये आपके ट्रेड को, जिसे हम लोग डंपिंग भी बोल देते हैं, तो ये आपके इंटरनेशनल व्यापार के अंदर बाधा लाने का काम करता है। बाकी ग्रीन बॉक्स की बात करें तो ग्रीन बॉक्स बेटा देखो, इसके अंदर ना ट्रेड डिस्टॉर्टेड और ओवर प्रोडक्शन। बेटा जब सस्ते में मिलेगा तो आप खूब सारा बनाओगे, अपनी कंट्री में तो बेचोगे बेचोगे, दूसरी कंट्री में भी बेचोगे, ठीक है। ग्रीन बॉक्स वो होता है बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग, एकदम ग्रीन, सब कुछ सही है उसके अंदर। तो ग्रीन बॉक्स में सरकार उस तरीके की सब्सिडीज देती है बेटा फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि मैम, जैसे कि अगर आप किसी की खेती खराब हो जाती है बारिश से, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो किसानों को सरकार देती है ना, मुआवजा देती है, सब्सिडीज देती है, उनको पेस्टिसाइड्स वगैरह में देती है, रिसर्च में देती है। तो उस पे, उससे हम दूसरी कंट्री का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके बीच में कोई व्यापार से रिलेटेड कोई चीज है नहीं। ब्लू बॉक्स का मतलब होता है प्रोडक्शन कम करना, ओवर नहीं करना, लिमिट करना, ताकि ज्यादा ना हो भाई। अगर हमारी सरकार हमारे फार्मर से बोलेगी कि आज से आप लोग जो है वो 100 एकड़ की जगह 80 एकड़ में ही आप जो है गेहूं जो है उगाएंगे, ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो, लिमिट करने के लिए ब्लू बॉक्स यूज किया जाता है।
जिसको भी नहीं पता था मैंने वन वर्ड में बता दिया, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 was enacted to replace which of the following regulatory frameworks in India। कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ के जाइएगा, कंपनीज एक्ट पढ़ के जाइएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ के जाइएगा, एलएलपी एक्ट पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर 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 बनेगा। एंड योर ऑप्शंस आर फेरा 1973, फेमा 1999, एमआरटीपी एक्ट 1969 या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। मैंने आपको बोल दिया, देखो एलएलपी से तो मतलब इतना क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये दूसरे चैप्टर से है पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एलएलपी एक्ट जरूर 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 से करके जाना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एंड योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एमआरटीपी एक्ट। देखो मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज इसीलिए होती थी ताकि मोनोपोली को रोका जाए। मोनोपोली को रोका जाए मतलब जैसे एक ही सेलर ना हो मार्केट में कि उसी की चलेगी, तो उसको रिप्लेस करा था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए शायद नया क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो। वैसे ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है एज इट इज। According to the Gates framework of WTO, when medical services flows via telecommunication or internet from India to USA, it falls under। यहाँ पर आपके चार मोड दिए हुए हैं गेट्स के। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, कंजप्शन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्संस। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। गेट्स के बेटा चार मोड ही होते हैं जो आपको आने चाहिए। मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जब आप इंडिया की कोई भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है यूएसए को, लेकिन वो टेली कम्युनिकेशन फोन से या इंटरनेट से दिया जा रहा है, आदमी अपनी जगह ही बैठा है इंडिया में, वो जा नहीं रहा, वो बस टेलीफोन के थ्रू मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नेट के थ्रू कर रहा है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं हम लोग, वीडियो कॉल से। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ए, मोड वन, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। अब ध्यान से समझना जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, जब इंडिया से किसी कोई भी कंट्री लगा लीजिए, पर हम इंडिया और अमेरिका लेके चलते हैं। सपोज करिए इंडिया से कोई मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे वीडियो कॉल से किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया जा रहा है ना, वीडियो कॉल से या इंटरनेट से या चैटिंग के थ्रू, उसमें फोन के थ्रू। अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है मेडिकल से रिलेटेड, कुछ भी है ना, अपनी बीमारी से रिलेटेड, अमेरिका वाला पूछ रहा है इंडिया से, उसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। सर्विस तो जा रही है लेकिन हमारा जो डॉक्टर है वो हमारे इंडिया में है, वो कहीं हिल नहीं रहा है यहाँ से। सिंपल सी बात है, बस सर्विस दे रहा है, फोन के थ्रू दे रहा है, इंटरनेट के थ्रू दे रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे रहा है, किसी भी दे रहा हो, कैसे भी प्रोवाइड कर रहा हो, अमेरिका के सिटीजन को दे रहा है, लेकिन यही बैठे बैठे दे रहा है इंडिया में, उसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। वही सेकंड होता है कंजप्शन अब्रॉड। देखो कंजप्शन अब्रॉड का सिंपल सी अगर भाषा में बात करें तो कंजप्शन का अब्रॉड होता है कि कोई भी दूसरी कंट्री से आके दूसरी कंट्री के अंदर जाकर उसकी सर्विस लेना। कैसे, जैसे अमेरिका से घूमने आते हैं, हमारे ताजमहल दिखने आते हैं, तो वो हमारा टूर, हमारी ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं ले रहे हैं, गाइड की सर्विस नहीं ले रहे हैं, तो हमारे इंडिया में आके वो जो सर्विस ले रहे हैं, टूरिस्ट जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। टूरिस्ट आते हैं ना, अंग्रेजों को देखते हो ना आप लोग, जा जाके फोटो खिंचवाते हो। आगरा है और बहुत, अपना ताजमहल है, अपना लाल किला है, रेड फोर्ट है, एवरीवेयर है ना, जो अच्छी अच्छी जगह है तो आपको अंग्रेज मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलते हैं, तो आप लोग झटाक से जाके फोटो खिंचवा के डालते हो। तो ठीक है, तो वो कंजप्शन अब्रॉड है। कंजप्शन का मतलब आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर जब घूमने फिरने जाते हो, उनकी सर्विसेज को लेते हो, तो वहां पे इंसान चलकर आया है, याद रखना। तीसरा होता है बेटा कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस का सिंपल सा मतलब है कि अपनी कोई ब्रांच, सब्सिडरी, कोई फैक्ट्री दूसरी कंट्री में जाके खोल देना। जैसे अपना इन्फोसिस है, इन्फोसिस का हेड क्वार्टर तो यही है, मेन यही, सोचो उन्होंने एक फैक्ट्री अपनी अमेरिका में खोल दी जाकर, या कोई ब्रांच खोल दी, उसे बोलते हैं कमर्शियल प्रेजेंस। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इसके अंदर यहाँ होता है टेम्परेरी तौर पर अगर हमारे यहाँ से कोई सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे बच्चे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो इसका मैं बताती हूँ, एमबीबीएस वाले बच्चे, बहुत एमबीबीएस वाले ऐसे बच्चे हैं जो जाके रशिया में, यूरोप में अपने एमबीबीएस डिग्री करते हैं, यानी कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां जाकर वो लोग पढ़ाई करते हैं, 5 साल के लिए एमबीबीएस करने जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोग जाते हैं।
जो अच्छी अच्छी कंट्री होती है ना, मतलब जहाँ फीस पता नहीं क्या फीस सस्ती होती क्या होता है भगवान जाने, बट वहां पे ये लोग जाके एमबीबीएस पूरा करते हैं। रशिया से कोई, कनाडा, कनाडा भी बहुत लोग गए हुए हैं, ठीक है। और यूरोप बहुत लोग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, जो किसी टेम्पररी टाइम पीरियड ऑफ करने के लिए कोई वहां पे जा रहा हो, ठीक है। मेडिकल के लिए भी जा सकते हैं भाई, बहुत सारे रीजन होते हैं। पढ़ाई के लिए जैसे आप लोग जाते हो, कोरिया पढ़ने जाते हो पढ़ाई के लिए, ये वही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टेट्स दैट अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूटिलाइज इट्स अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंटेंसिवली? योर ऑप्शंस आर एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हैकर ओलियन, कंट्री सिमिलैरिटी। देखो भाई 110% 5 स्टार टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ के जाइएगा। क्रोनोलॉजिकल में जरूर पढ़िएगा, पहले कौन सी आई थी, दूसरी कौन सी आई थी। साथ ही साथ इनके फीचर्स जरूर पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन स्टेप में आते हैं, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स में आते हैं। चलिए एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरनेशनल बिजनेस का। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैकर ओलिन थ्योरी। देखो हैकर ओलिन थ्योरी ये बोलती है कि भाई जिस कंट्री के पास जो चीज ज्यादा है आप उसको बेचो। सिंपल सी बात बोलती है कि भाई जिस कंट्री के पास जो भी चीज ज्यादा है आप उसको बेचिए ना। भाई अगर हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव है तो हम तो वही सामान बेचेंगे जिसमें ज्यादा लेबर लगा हुआ है। आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप जो टेक्नोलॉजी से सामान बनाते हो आप वो बेचो। तो आप जिसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा है वही वाले सामान आप बेचो, ठीक है। ये चीज हैकर ओलिन की थ्योरी बोलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, रिवर्स डंपिंग रिफर्स टू प्रैक्टिस वेयर अ प्रोडक्ट इज प्राइस। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोअर इन द फॉरेन मार्केट देन द होम मार्केट, लोअर इन द लोकल होम मार्केट देन द फॉरेन मार्केट, सेम इन द बोथ होम एंड फॉरेन, एंड बिलो इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डंपिंग के टाइप्स जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रीडेटरी, परसिस्टेंट, रिवर्स। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। रिवर्स डंपिंग का सिंपल सा मतलब पूछा है आपसे यहाँ पे। डंपिंग और डंपिंग का टॉप टाइप्स होते हैं, प्रीडेटरी, परसिस्टेंट, रिवर्स, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा। प्रोडक्ट का प्राइस बेटा कहाँ पे महंगा होता है और कहाँ पे सस्ता होता है, बस ये बताना है रिवर्स डंपिंग में। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोअर इन द लोकल होम मार्केट देन द फॉरेन मार्केट। देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको डंपिंग बताया था, ठीक है। डंपिंग मैंने आपको यही बताया था कि आप डंपिंग में क्या करते हो बेटा, अपने कंट्री में तो जैसे सपोज करिए मैं टेडी बेयर बनाती हूँ, तो मैं अपनी कंट्री में तो टेडी बेयर दे रही हूँ 1000 रुपए का, लेकिन मुझे सब्सिडीज मिल जाती हैं जिसके चक्कर में मैं क्या करती हूँ, ओवर प्रोडक्शन कर देती हूँ, ज्यादा बन जाता है सामान। तो अपनी कंट्री में तो मैं बेटा 1000 रुपए का ही बेच रही हूँ, लेकिन मैं चाइना में जाके वही टेडी बेयर 500 में बेचती हूँ। क्या करती हूँ, 500 में बेच रही हूँ, जो कि इलीगल है, सही नहीं है। क्योंकि वहां जो खिलौने लोग बना रहे होंगे उनको नुकसान हो जाएगा, उनका कोई नहीं खरीदेगा, मेरे से सब खरीदेंगे। तो यानी अपने घर में तो मैं महंगा बेच रही हूँ, लेकिन बाहर दूसरे के घर में मैं जाके सस्ता बेच रही हूँ, उसे बोलते हैं डंपिंग। अब यहाँ पे पूछा था रिवर्स कर दो, रिवर्स डंपिंग यानी उल्टा। अगर हम उल्टा करें तो बेटा अपने घर में सस्ता बेचेंगे और बाहर वहां के जाके महंगा बेचेंगे। यानी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको टेडी बेयर में 500 में दे दूंगी, और जो चाइना के हैं वहां पे मैं उनको 1000-1200 में दे रही हूँ, उसे बोलते हैं रिवर्स डंपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। देखो भाई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सबके ईयर्स याद कर लेना कि कितने साल तक का प्रोटेक्शन होता है। वहां से एक क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले आपको बता दिया है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इनका प्रोटेक्शन कितने टाइम तक रहता है याद कर लीजिएगा। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए सॉल्व करिए। ट्रिप्स समझौते के तहत औद्योगिक डिजाइनों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की न्यूनतम अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, या फिर 20 साल?
एंड योर टाइम इज अप। इसमें तुक्का लगाने का, सोचने का कोई मतलब नहीं है। याद हुआ तो कर देंगे, नहीं तो नहीं आएगा। 10 years इज योर राइट आंसर। 10 साल। ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन में अभी 2 साल से ज्यादा रिपीट हो रहा है ये, इसलिए इसको छोड़ के मत जाइएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट? शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर, मॉनिटरी पॉलिसी, सप्लायर्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो भाई, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट जरूर 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 करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दिया है। यहाँ से मैंने देखा है अभी कुछ सालों से, 2 साल से आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, रिपीट आ रहे हैं यहाँ से तो। एक होता है बेटा इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो मैक्रो आते हैं। चलिए, आपका टाइम यहाँ पे होता है खत्म, और आपका राइट आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी जैसा तो बैंकिंग में होता है मैम, यहाँ थोड़ी ना होता है माइक्रो के अंदर। माइक्रो में शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स आते हैं, और मैक्रो में आपका क्या आता है? पैसल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आपका सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, वो चीज आती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पोर्टर डायमंड मॉडल इज फंडामेंटली यूज टू एनालाइज विच एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, टैरिफ स्ट्रक्चर, या फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। बताइए, पोर्टल डायमंड मॉडल का उपयोग जो है किस चीज को एनालिसिस करने के लिए करते हैं? क्या चीज पढ़ते हैं इसके अंदर हम ये आपको बताना है। पॉर्टर डायमंड मॉडल पूरा पढ़ के जाइएगा। पॉर्टर के 5 फोर्सेस है, पूरा पढ़ के जाइएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, इसे छोड़ना नहीं है। चलिए, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को एनालिसिस करता है पॉर्टर डायमंड मॉडल। बेटा, ये सिर्फ सिंपल ये देखता है कि कोई भी देश जो है वो इतना आगे कैसे है सबसे। क्या रीजन है जो वो सबसे आगे है? जैसे कि जर्मनी जो है वो कार में सबसे नंबर 1 है बेटा बनाने में। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये सबसे आगे है, इतने कॉम्पिटिटिव हैं ये लोग। जैसे आपके आई थिंक स्विट्जरलैंड वॉचेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यही चीज है कि भाई ऐसा इनके अंदर क्या है, क्या एडवांटेज इनको मिल जाता है, ऐसा सबसे आगे क्यों है ये एनालिसिस किया जाता है पोर्टर डायमंड मॉडल के अंदर। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, वही क्वेश्चन आ चुका है। द कंपोनेंट ऑफ पेसल एनालिसिस रिप्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? इंटरनल, ऑपरेटिंग, मैक्रो, या फिर कॉर्पोरेट? एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। बताइए, पेसल किसके अंदर आता है? अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो होता है और मैक्रो होता है। घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर कहेंगे आप लोग गलत कर गया होगे। इसका राइट आंसर है बेटा मैक्रो। मैंने अभी आपको बताया बेटा, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के अंदर ही माइक्रो होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल के अंदर ही मैक्रो होता है। बस तो मैक्रो के अंदर आपने याद रखना है पैसेल आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो ये मैक्रो के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। आजकल इजी से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द कंट्रोल एंड बैरियर्स ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू ओपन अप द इकोनॉमी, इट इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। देखो, बहुत छोटे क्वेश्चन है, 30 सेकेंड काफी होता है, ज्यादा टाइम मत लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
चलिए, टाइम आपका हो गया है ओवर। बेटा राइट आंसर है लिबरलाइजेशन। जब किसी भी तरीके का व्यापार हो रहा है और सरकार जो है अपने नियम कम कर दे, अपने क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जैसे अपने निवेश पे नियंत्रण और बाधाओं को कम कर देती है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लिबरलाइजेशन। पाबंदियां कम कर देना या खत्म कर देना। जैसे कि लाइसेंसिंग सिस्टम हटा देना। पहले किसी को बिजनेस करना था, कुछ करना था, तो सरकार से लाइसेंस लेते थे, फॉर्मेलिटीज होती थी, बहुत कुछ ड्रामा होता था। बट अब नहीं है, खत्म कर दिया गया उसे। ठीक है, ज्यादा झंझटबाजी कम कर दो, ताकि आसानी से लोग ट्रेड बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके एक दूसरे कंट्री से। अब कुछ कुछ है, जैसे शराब है, बाकी चीजें हैं, इन पे तो लाइसेंस की जरूरत होती है, कुछ कुछ चीजों पे होती है, बट बाकियों पे नहीं होती। उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द इंपेरिकल कॉन्ट्राडिक्शन फाउंडेड बाय वेसिली लियोन्टिफ रिगार्डिंग द हैकर ओलिन थ्योरी यूजिंग यूएस डेटा। आपके ऑप्शन है, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, लेबर अबेंडेंट कंट्री एक्सपोर्टेड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, ट्रेड बैरियर इंक्रीजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टैरिफ ऑलवेज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स। एंड योर 30 seconds स्टार्ट्स नाउ। हैकर ओलिन की जो थ्योरी थी कि भाई आपके पास जो चीज ज्यादा फैक्टर प्रोडक्शन है, आप वो चीज एक्सपोर्ट करो। इसके उल्टा जवाब में एक थे हमारे वासिली लियोन्टिफ। उन्होंने ये बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा होगा, उल्टा होता है। क्यों होता है, क्या उल्टा होता है, वही आपको बताना है। चलिए, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेटा यहाँ पर ये बोला गया कि कैपिटल यूएस का डाटा तो ये शो कर रहा है, क्योंकि यूएस तो कैपिटल इंटेंसिव है, यूएस के पास तो टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो यूएस को टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए। पर उल्टा ये देखा गया बेटा कि जो यूएस है वो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, उसके बावजूद वो लेबर वाले गुड्स जो होते हैं ना, लेबर से बनाए गए गुड्स, उनको बेच रही है। उल्टा कर दिया इसने तो। डाटा में ये पता चला कि भाई जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, जिनके पास टेक्नोलॉजी वाली चीजें बनती हैं, तो उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बेचना चाहिए। पर वो तो लेबर इंटेंसिव गुड्स बेच रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पर भूली गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरली नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? आईएफसी, मीगा, आईडीए, आईसीएसआईडी। देखो, सब वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स हैं, रट लेना, उनके ईयर याद कर लेना, साथ ही साथ उनका काम क्या है, बस इतना याद रखना है, उसमें ज्यादा याद नहीं करना है। एंड यू 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। डेट याद कर लो और इनका काम क्या है, बस वो याद कर लो और कुछ मत करना। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईडीए। देखो, आईडी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या होता है, जो गरीब कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको फ्री में या कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन देने का काम इसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आईडीए का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक द इंडियन रूपी फुली कन्वर्टेबल ऑन द करंट अकाउंट? 1991, 1994, 1999 और 2002। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में, किस ईयर में, जो हमारा रुपया है, इंडियन रुपए को करेंट अकाउंट पर पूरी तरीके से परिवर्तनीय बनाया था? बताइए, कन्वर्ट कर दिया गया था, कौन से साल में? चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1994। ठीक है, याद रख लीजिएगा डेट को। चलिए, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, ईपीआरजी।
ईपीआरजी इन इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंड्स फॉर, ये आपको बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईपीआरजी का फुल फॉर्म है एक तरीके का। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ई फॉर एथनोसेंट्रिक, पी फॉर पॉलीसेंट्रिक, आर फॉर रीजनोसेंट्रिक, जी फॉर जियोसेंट्रिक। एक लाइन में बता देती हूँ, एथनोसेंट्रिक का मतलब अपना देश सबसे पहले। हमारी कंट्री में जिस रूल से हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको खरीदना है तो खरीदो, मत खरीदो। पॉलीसेंट्रिक कहता है बेटा सब देश अलग अलग होते हैं, उनके हिसाब से बनाइए। जैसे मैगडी, भाई हम लोग आलू टिक्की वाले तो हमारे लिए आलू टिक्की कर दो, उनके लिए बर्गर वर्गर कर दो कुछ, जैसे भी वो लोग खाते हैं ना नॉन वेज बर्गर वगैरह, क्योंकि आलू टिक्की वो लोग नहीं खाएंगे। तो देश के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस करो। रिजियो सेंट्रिक बोलता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि एक रीजन में सेम हो। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो श्रीलंका है, इंडिया है, हमारे आसपास के देशों का टेस्ट सेम होता है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। एक होता है जियो सेंट्रिक, पूरे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट चलेगा, जैसे आपका एप्पल का फोन, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, सबको वही खरीदना है। ठीक है, जैसे आपका एप्पल है, हर जगह सेम है, कहीं से भी खरीद लो सेम चीज मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एलिमिनेट्स द ट्रेड बैरियर्स अमंग मेंबर्स कंट्रीज एंड एस्टेब्लिश अ कॉमन टैरिफ, एक्सटर्नल टैरिफ? फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कस्टम कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम इज अप। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया था कि एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। अगर आपस में दो दोस्त हैं, जैसे चाइना और इंडिया, अगर आपस में ट्रेड करेंगे तो हमने बोला भाई हम ये तो दो दोस्त हैं, हम आपस में कोई टैक्स नहीं लेंगे, तुम्हारे ऐसा कोई सामान है हमारे ऐसा है, कोई टैक्स नहीं होगा, उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उन्होंने बोला कि एस्टैब्लिश अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। लेकिन जब हम किसी तीसरे के साथ करेंगे बेटा डील या बिजनेस करेंगे, तो हम सेम एक ही जो है वो कॉमन टैरिफ रखेंगे, एक ही, ठीक है, बाहर वालों के लिए। उसे बोलते हैं कस्टम यूनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भाई हम दो दोस्त हैं आपस में, हम तो फ्री में करेंगे, लेकिन हम अगर तीसरे के साथ करते तो हम से एक ही सेम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रखेंगे, टैक्स रखेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ भी आपको पूरा करना है, एसटीआर बास्केट्स, ठीक है, सारे इसके फंक्शंस। आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव बताना है आपको। फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशंस, मेंटेन स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, रिजॉल्व शॉर्ट टर्म बीओबी क्राइसिस, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ग्रांट्स टू पुअर नेशंस एंड रेगुलेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ग्लोबली। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। देखो, आईएमएफ को पहचानने के लिए मैं आपको एक कीवर्ड दे देती हूँ, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ, याद रखना कि मैम ने एक कीवर्ड बताया था। कभी भी बीओपी आ जाए ना, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाए, एक्सचेंज आ जाए, दो कीवर्ड याद रखना, या तो एक्सचेंज या बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहीं भी दिखता है ना तो वो आईएमएफ का काम होता है उसको स्टेबल करने का। ठीक है, सपोज करिए किसी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी की कमी पड़ गई, जैसे उनके पास ना डॉलर बचे हैं ना कुछ यूरो बचा है, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? आईएमएफ। तो आईएमएफ का काम ही यही है कि एक स्टेबिलिटी बनाए रखे एक्सचेंज रेट्स के में। और जो भी बीओपी की प्रॉब्लम होती है, कभी जैसे बीओपी ज्यादा हो जाए, कभी अनफेवरेबल हो जाए, फेवरेबल हो जाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना आईएमएफ का काम होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉरेन ट्रेड जोन इज प्राइमरली डिजाइन्ड टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, restrict foreign investing in manufacturing, eliminate intermediate input tariff to promote export oriented production, increase taxes on goods sold within the countries and regulate local currency supply। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेट इंटरमीडिएट इनपुट टैरिफ टू प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। देखो एफडीजेड क्या होता है, एक एरिया होता है, सरकार ना एक जोन बना देती है। अगर इस जोन के अंदर आपका प्रोडक्शन आ रहा है, आपका बिजनेस आ रहा है, इसके अंदर आप काम करते हो इस जोन के अंदर, तो बेटा आप कहीं से भी कच्चा माल मंगाओ, कोई भी प्रोसेस्ड माल, जैसे बीच में कोई भी कंपोनेंट्स मंगा रहे हो माल बनाने के लिए, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं होगा, आप आराम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे फॉरेन ट्रेड जोन बताई गई है कि जितने भी इनपुट टैरिफ्स है उनको हटा दिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो बेटा, एक्सपोर्ट कर सको आप लोग। क्योंकि फिर से एक्सपोर्ट आपको सस्ता होगा ना, मतलब आपका ज्यादा महंगा सामान नहीं बनेगा। अगर आप इस जोन के अंदर आते हो तो आप सामान जो ले आओगे वो सस्ते मिल जाएगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हो। ठीक है, इसीलिए एफडीएजेड बनाया जाता है, सरकार के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सर्व्स एज एन इंडियन प्राइमरली लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फेरा फेमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। कौन सा एक्ट बनाया गया है भाई जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है, कितना गया, कितना आपके पास है फॉरेन एक्सचेंज, वो सारी चीजें। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये इसीलिए बनाया गया था। ठीक है, जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका सारा मैनेजमेंट इसी के हाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवेरियन रिस्क इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट refers to the risk where a private firm breaches a contract, a host government defaults on its financial commitment or nationalized assets, local exchange rate depreciate rapidly, consumer preference changes due to the cultural shifts। and your time starts now। बताइए सोवेरियन रिस्क का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे बताओ। देखो सोवेरियन रिस्क का मतलब ये होता है कि अ होस्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी, डिफॉल्ट्स ऑन इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट और नेशनलाइज असेट। सिंपल सी भाषा में समझ लो, ज्यादा नहीं जाना है। सोवेरियन रिस्क का सिंपल सा मतलब है, सपोज करिए कि आप किसी और कंपनी में जाकर, बाहर फॉरेन में, विदेश में जाकर किसी कंपनी में, आप जैसे आप काजू कतली बनाते हो, मैं काजू कतली बनाती हूँ, काजू में ब्राजील से गई लेने के लिए। अब वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बोला आप काजू ले जाओ, आप यहाँ से काम कर सकते हो, कमिटमेंट हो, लेकिन सरकार बदल गई, सोचो। अब सरकार बदल गई तो उन्होंने जो वादा किया था वो वादा तोड़ दिया। तो यानी कोई भी होस्ट गवर्नमेंट जहां से आप, जहां इन्वेस्टमेंट आप करते हो जाकर, अगर वो अपने वादों वादों को पूरा ना कर पाए, ठीक है ना, चूक हो जाए उनको, तो वो चीज होती है सोवरेन रिस्क। या आपकी चीज पे कब्जा कर ले, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई कोयले की खान थी, वहां आपने बोला आप कोयला ले लो, हम आपको इतने करोड़ पैसे देंगे, उन्होंने मना कर दिया, ऊपर से मेरे उस पे बिजनेस पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया हो। ठीक है, तो वो चीज होती है सोवेरियन रिस्क, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली टू एड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ डेवलप नेशन, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप नेशन, यूरोपियन कंट्रीज और फिर ग्लोबल ऑफशोर बैंकिंग सेंटर्स। एंड योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज बी, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखो यहाँ पे सिर्फ इसका काम ये होता है यूएनसीटीटी का कि जो भी इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसमें जो पिछड़े लोग हैं, थोड़े से कम विकसित हैं, थोड़े से विकासशील अभी हो ही रहे हैं, उनको पूरा सा पूरा फायदा मिल सके। उनके एक्सपोर्ट में ये लोग बहुत हेल्प करते हैं कि उनका ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो ये काम होता है यूएनसीटीएटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एन इम्पोर्ट कोटा दैट रेस्ट्रिक्ट द प्रीसाइज फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अलाउड इनटू अ कंट्री इज अ टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ, फिजिकल इंसेंटिव या फिर वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। देखो भाई, टैरिफ और नॉन टैरिफ के टाइप जरूर पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन टैरिफ बैरियर। देखो भाई, टैरिफ बैरियर तो सीधे टैक्स लगता है, पैसों में सीधे टैक्स लग जाता है। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते हैं हम लोग, क्वांटिटी के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे अभी बोला कि इस बार सिर्फ अमेरिका से सिर्फ 10,000 लैपटॉप ही आएंगे इंडिया के अंदर, यानी एक फिजिकल लिमिट लगा देना, उसे बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, कि भाई इस बार तो सिर्फ खाली 1 किलो से ज्यादा सोना नहीं आएगा अपनी कंट्री में, या कुछ भी लगा लो, चीनी नहीं आएगी, एक लिमिट लगा देना, उसे बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी ऑफर्स द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड कमिटमेंट बट कैरीज मैक्सिमम रिस्क? जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, होल ओन सब्सिडीज या फिर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। देखो भाई, ये मोड्स में से आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। मोड्स में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लिस्ट रिस्क कौन सा है? 30 सेकेंड्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज होली ओन सब्सिडीज। सबसे लास्ट की यही होती है, एक्सपोर्टिंग से उठा के लास्ट में होल ओन सब्सिडीज। इसके अंदर क्या होता है, 110% आपका ही ओनरशिप होता है। फॉरेन कंपनी आती है इंडिया में, अपना नई फैक्ट्री खोलती है, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करती, इससे इसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है, क्योंकि उसी का रहेगा। रिस्क भी इसलिए रहता है भाई, डूबेगी तो तुम्हारी ही सारी डूबेगी, तुम ये लॉस देखोगे सारा अकेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस? इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉसेस, डबल टैक्सेशन पॉलिसीज। नया क्वेश्चन है, चलिए बताइए। 30 सेकेंड्स है आप लोगों के लिए। ट्रिम्स के अंदर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के अंदर डब्ल्यूटीओ ने किस चीज को करने से मना किया है कि ये चीज आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है? एक्सपोर्ट ड्यूटी का लगाना, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, डबल टैक्सेशन प्रैक्टिसेस। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट।
देखो, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में ये बोला जाता है, सपोज करिए कोई यूएसए की कंपनी हमारे इंडिया में आती है और वो बोलती है कि भाई हमें आपके बिजनेस ऐसे ऐसे करना है, तो हमारी सरकार बहुत चालू है, हमारी सरकार बोलेगी कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस अपना करना चाहते हैं तो 50% सामान आपको हमारी लोकल प्रोड्यूसर से खरीदना पड़ेगा, इंडिया से खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो बोलेगा क्यों खरीदे हम इंडिया से, भाई इंडिया से सस्ता तो मुझे दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल मिल रहा है, मैं वहां से क्यों ना ले लूं। तो वही चीज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है। सरकार बोलती है नहीं नहीं नहीं, 50% रॉ मटेरियल तो इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा अगर इंडिया में बिजनेस करना है। तो डब्ल्यूटीओ इसको अलाउड नहीं करती, डब्ल्यूटीओ बोलेगी उसकी मर्जी, वो किसी भी कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदे जहां से उसको सस्ता पड़ता हो। इसलिए डब्ल्यूटीओ इस चीज को अलाउड नहीं करती, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द स्ट्रक्चरल डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया इन 1993? नरसिम्हन कमेटी, रंगराजन, एंड्रन कैडबरी या फिर बिड़ला समिति? चलिए बताइए, किसने रिकमेंड किया था डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन 1993? इसमें तो तुक्का लगाने का कुछ है नहीं, याद होगा तो लगा देंगे टिक, नहीं तो फिर तुक्का तो क्या ही लगाओगे, इसमें कुछ समझने जैसा तो है नहीं। चलिए 30 सेकेंड्स आपके ओवर होते हैं, एंड राइट आंसर इज रंगराजन कमेटी। याद कर लीजिएगा, सारी कमेटीज बैंकिंग में ज्यादा आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सोशल ऑडिट फंडामेंटली इम्प्लाई इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट? Auditing financial statement for tax evaders, systematic assessment of companies' activities that have a social and environmental impact, investigating employees' behavior on social platform, या फिर गवर्नमेंट चेकिंग ऑफ लेबर यूनियन फंड्स? एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। सोशल ऑडिटिंग का क्या मतलब है बताओ बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर? चलिए टाइम इज अप, एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज दैट हैव अ सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो भाई, सिर्फ कंपनी का इतना काम नहीं है कि प्रॉफिट कमाए। सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि वही चीज देखिए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है, लोगों को नुकसान ना हो, किसी भी चीज का सीएसआर करते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहे सोशल सोसाइटी के लिए, वो चीज होती है सोशल ऑडिटिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैकेनिज्म पेटेंट अंडर द ट्रिम्स एग्रीमेंट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ऑफ पीरियड ऑफ। पेटेंट के लिए कितना टाइम का जो है प्रोटेक्शन का टाइम होता है, 10, 15, 20 या फिर 50? एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल तक यहाँ प्रोटेक्शन मिलती है पेटेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट a structure imbalances arises due to prolonged economic depression is categorized as cyclical disequilibrium, secular, structural या फिर temporary disequilibrium? चलिए 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, सॉल्व करिए।
चलिए टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे साइक्लिकल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला है लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग। लंबे समय तक अगर मंदी चल रही है तो इससे स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए चल रही होती है बेटा तो उसे साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीगा, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट commercial bankruptcy of domestic firms, non-commercial risk for foreign investment, fluctuations in international stock indices या फिर short term trade deficits. And your 30 seconds starts now. मीगा जो है वो आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, पर किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है? चलिए इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क। देखो जब भी आप कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, सपोज करो वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क हो जाए, वॉर हो जाए, कोई सरकारें बदल जाए, तो आपका तो पैसा गया नहीं। उसके लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ताकि आपको आपके पैसे मिल जाए। ठीक है। चलिए एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज, अंडर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्टेटस इज conferred to the companies that export 50% of total production, 75% of total production, their entire 100 production except to some exceptions, या फिर only services via telecommunication. And your time starts now. चलिए आपका टाइम यहाँ पे होता है ओवर। एंड राइट आंसर इज बेटा एंटायर प्रोडक्शन 100%। देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को तभी एक दर्जा दिया जाएगा, किसी भी कंपनी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का दर्जा तभी दिया जाएगा जब वो पूरा का पूरा माल जो है बाहर किसी और कंट्री में बेचे, पूरा 100%। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सपोज करिए माल खराब हो गया, कुछ बचा कुचा है, तो आप अपनी कंट्री में बेच सकते हो। लेकिन आपको छूट मिल जाएगी, कुछ टैक्स में छूट मिलेगी। एक ही शर्त पे मिलेगी कि आप सारा का सारा माल जो है वो बाहर बेच दें। हाँ एक्सेप्शन यही रहेगी, जैसे बोला कुछ बच जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो आप कंट्री में अपने डोमेस्टिक में बेच सकते हो। तो चलिए यहाँ तक था आज का सेशन। और आगे आपको सेकंड यूनिट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का नेक्स्ट सेशन मिल जाएगा। अगले सेशन में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।